हेलो दोस्तों। बहुत ही जल्द आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरी होता है आप लोग जानते ही हैं, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी जो पहले वीडियो में बनाकर हम दे चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग क्या कहता है। कोहलबर्ग का मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। बच्चे में किस प्रकार से नैतिकता की जांच होती है और बच्चे में किस प्रकार से नैतिकता की वृद्धि होती है, इस सिद्धांत में यही बताया गया है। अपने इस सिद्धांत को देने के लिए उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया और उससे जो उन्हें तथ्य प्राप्त हुए और उसका विश्लेषण करके अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। चलिए आज हम लोग इसी के बारे में समझते हैं। तो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने रिसर्च किया और फिर उनकी गतिविधियों को देख करके और उन्हीं से तथ्य निकाले और फिर अपना थ्योरी जो है वो दिए। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। इनका कहना था कि जो लास्ट फैसला कोई बच्चा अगर किसी काम को कर रहा है, उस काम को करने के दौरान उसने जो अपना अंतिम निर्णय बनाया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस अंतिम निर्णय को लेने के पीछे उसकी सोच क्या है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसी को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे एक बच्चा देखता है कि उसका दोस्त चोरी कर रहा है। बच्चा सोचता है कि इसकी शिकायत करूं तो दोस्त नाराज़ हो जाएगा। अगर चोरी करने का शिकायत करेगा तो उसका दोस्त नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ना बताऊं तो चोरी करना तो गलत बात है। अब यहाँ बच्चा जो आखिरी फैसला लेगा वो उतना ज़रूरी नहीं है कि बताना है या नहीं बताना है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। असली बात यह है कि वो सोच रहा है कि दोस्ती, ईमानदारी और सही गलत के बीच क्या तर्क है। मतलब नैतिक सोच की प्रक्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसके द्वारा लिया गया फैसला। जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए। फैसला लेने के दौरान जो पूरा गतिविधि उसके दिमाग में जो पूरा सोच आया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसके द्वारा लिया गया फैसला। इसी को कोहलबर्ग का सिद्धांत के रूप में समझते हैं। ये बात बताने के लिए इन्होंने कुछ तथ्य दिए, जिसमें सबसे पहला था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। लेबल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेबर लेबल क्या कहलाता है यह। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बच्चों में नैतिक विकास की शुरुआती चरण को बताता है। इसमें बच्चे सही या गलत का फैसला सजा और इनाम के आधार पर करते हैं। किस आधार पर होता है? तो सजा या इनाम के आधार पर। जैसे आपने किसी बच्चे को सुना होगा कि ये काम नहीं करेंगे नहीं तो मम्मी मारेगी, ये काम करेंगे तो मम्मी खुश हो जाएगी और मुझे कुछ इनाम देगी, चॉकलेट मिलेगा हमको। तो इसी को कहा जाता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसमें किसी काम को करना या नहीं करना उस बच्चे के दिमाग में ये बात फिट है कि अगर ये काम करेंगे तो मुझे सजा दिया जाएगा, ये इसलिए ये करना गलत है। सही में वो काम गलत है या नहीं ये बच्चा नहीं जान रहा है, बस जान रहा है कि इसे मार पड़ेगा और इसलिए वो काम नहीं करता है। दूसरा है इस काम को करने के बदले इनाम मिलेगा तो वो उसको सही मानता है। इसे भी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक बच्चा यह सोचता है कि चोरी करना गलत है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पकड़ा गया तो उसे सजा मिलेगी, तो यह प्राक रूढ़िगत स्तर का एक उदाहरण है। इस स्तर पर नैतिक सोच स्वार्थ और बाहरी नतीजों पर निर्भर करती है। कि स्वार्थ का मतलब है यहाँ कि मुझे इनाम मिलेगा या मार पड़ेगी, बाहरी नतीजा क्या होगा मतलब उसके पेरेंट्स उस पर क्या सजा देंगे, इसी बात पर यह निर्भर करता है। इसी को कहा जाता है प्राक रूढ़िगत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेबल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा लेबल ऑफ। इसमें क्या, इस उम्र के बच्चों को नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके आसपास के लोग क्या सोचते हैं। वे सही और गलत का फैसला दूसरों की अपेक्षा नियमों अनुमोदन पर आधारित है। मतलब बच्चा को खुद नहीं ये अपना समझ आएगा कि ये चीज़ सही है ये गलत, वो दूसरों के ऊपर हर चीज़ को लेगा कि वो
उसे सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं। अगर सब कह रहे हैं कि यह सही है तो बच्चा बोलेगा कि हाँ शायद सही ही होगा, क्योंकि सब लोग तो इसे सही मानते हैं। तो उसकी नैतिक सोच दूसरों की स्वीकृति पर टिका हुआ रहता है। ये बात कहा है किसमें, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में। दूसरा हम लोग देखेंगे दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, यानी पनिशमेंट और एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यह क्या है? पहली है सजा और आज्ञा पालन, यानी बच्चे नियमों का पालन सिर्फ सजा से बचने के लिए करते हैं। अर्थात बच्चे नैतिक फैसले सजा या पुरस्कार के डर या लालच में लेते हैं। कोई भी फैसला अगर बच्चा नैतिक फैसला लेगा तो वो सिर्फ इस बात से कि उसको मार पड़ेगी या उसे इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, इस डर से वो बच्चा लेता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा कहेगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि अगर पकड़ा गया तो पापा सजा देंगे। यहाँ सही गलत का पैमाना सिर्फ सजा है या इनाम से जुड़ा होता है, न कि किसी आंतरिक नैतिक समझ। यानी बच्चा को कोई भी मोरल जो है वैल्यू की समझ उस समय नहीं है। बस उसे ये पता है, खुद वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये काम हम कर रहे हैं तो ये सही होगा कि नहीं होगा। अगर सबकी नज़र में सही गलत है फिर भी उस बच्चे को लग रहा है कि ये काम सही है, तो ये तरह की चीज़ें जो होती है वो उस समय इस एज में नहीं होती है। अगर सबको लग रहा है गलत है तो बच्चा भी उसे गलत मान लेगा। ठीक है, तो ये बात है पहला में दंड और पुरस्कार का जो नियम है। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अक्सर आप जब कोहलबर्ग पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की बातें, उसमें वर्ड न आपको दिखेगा, और वो जो है वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो उसी को हम इसमें समझा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इस क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि नैतिकता लेन देन जैसी है, यानी अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूं तो तुम मुझे भी कुछ अच्छा करना। बच्चे अक्सर देखिएगा, हम तुमको किए थे ना, अब तुम नहीं करेगा, तो इस तरह की चीज़ें उनके मुंह से, बच्चों के मुंह से निकलती है। तो इस अवस्था में यही होता है, बच्चा सोचता है कि अगर हम अपनी दोस्त का या हम अपनी बहन को अच्छा करेंगे तो वो भी मुझे अच्छा करेगी। यानी यहाँ सही या गलत चीज़ें इस पर निर्भर होती है कि उसका परिणाम व्यक्तिगत लाभ में कैसे बदल सकता है। इसलिए कभी कभी तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए वाली सोच भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी के स्तर पर नैतिकता समाज की अपेक्षाओं और नियमों पर आधारित होती है। लोग सही गलत का फैसला इस आधार पर करते हैं कि दूसरे की मंजूरी मिले, अच्छे नागरिक बने और समाज की व्यवस्था बनी रहे। तो यह है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी। मतलब समाज का जो नियम है हम भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे समाज में वही किया जा रहा है, समाज के सभी लोग वही कर रहे हैं, देश का सभी नागरिक वही कर रहा है। उस अच्छा नागरिक बनने का वही एक उपाय है, तो इसीलिए सब लोग वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। तो यह है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। जैसे यदि कोई कह सकता है कि मैं इसलिए नियम मानता हूँ क्योंकि एक अच्छा इंसान ऐसा ही करता है। अब वो काम सही है कि नहीं है, कोई अच्छा आदमी ये करके गया है तो हम भी वही कर रहे हैं क्योंकि भाई यही अच्छा काम है, इसी को सब तारीफ करते हैं। इस स्तर पर नैतिकता सामाजिक मानकों और नियमों की समझ पर निर्भर करती है। कन्वेंशनल यानी परंपरागत नैतिकता के स्तर में दो मुख्य अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था आप लोग देखे होंगे, अच्छे लड़के अच्छी लड़की। इसमें व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है, मतलब कोई हमको अच्छा कहे ये सुनने के लिए सिर्फ हम लोग अच्छा करते रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरी है कानून की व्यवस्था का पालन। अक्सर देखोगे जब गेस्ट वेस्ट आते हैं तो आप लोग को बोला जाता है कि जाके उन लोगों को प्रणाम करो, लड़की लोगों को कहा जाता है जाओ प्रणाम करो, आंटी से अच्छे से बात करो, जिससे कि फिर वाह आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, ये सुन करके माता पिता को बहुत खुशी होता है। तो अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि दूसरी की स्वीकृति मिले कि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है, अच्छे से रखा है। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी बात है कि कानून और व्यवस्था का पालन करना। यहाँ लोग नियमों और कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही व्यवस्था को बनाए रखता है। हमारे देश में हर चीज़ को व्यवस्था सही से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून और जो है वो सही से काम कर रहा है और उसका पालन हमें करना है।
तो दूसरी बात है कानून और व्यवस्था का पालन। लोग नियमों का पालन करते हैं ताकि व्यवस्था सही से बनी रहे। दूसरा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। कोहलबर्ग के सिद्धांत में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। तो पूछा जाए अगर नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर कौन है जिसमें पूर्ण आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है, तो बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इस पे नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। अर्थात अब इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं, जब लोग समाज के नियमों से आगे सोचते हैं वे खुद की नैतिक समझ बनाते हैं। पहली अवस्था में लोग सोचते हैं कि नियम और अधिकार सबकी भलाई के लिए होती है, जो हम लोग पहले प्री कन्वेंशनल में पढ़े। लेकिन दूसरी जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसमें लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। जैसे सत्याग्रह करना कानून के खिलाफ था, ठीक है, लेकिन अगर सच में सही लगे तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही वो कानून के खिलाफ। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनते हैं जो लोगों की भलाई, उनको लगता है लोगों को कि ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, ये हमारे खिलाफ है, इससे हम लोग को नुकसान होगा, तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो किसी चीज़ का विरोध करने के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है, इसी को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। यानी यहाँ सही गलत बाहरी नियमों से नहीं बल्कि अंदर की गहरी सोच और मूल्यों से तय होती है। ठीक है, तो यह है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाओं को हम लोग देखेंगे कि इनकी सीमाएं क्या क्या थी। सबसे पहली सिद्धांत की सबसे प्रमुख सीमा तो यह है कि इसमें वास्तविक व्यवहार के स्थान पर तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया गया था। उन्होंने वास्तविक व्यवहार पे कम और तार्किक चीज़ों पे ज़्यादा इसमें ध्यान दिया है। दूसरा, इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख सीमा है कि इसमें वास्तविक व्यवहार के स्थान पर तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया। ये नैतिकता पर बहुत जोर देता है मगर भावनाओं पर कम। दूसरा, ये मुख्य रूप से पश्चिमी सोच पर आधारित है और अलग अलग संस्कृतियों की मान्यताओं को पूरी तरह नहीं पकड़ता है। और तीसरा ये कि नैतिक विकास को चरणों में बांधता है, लेकिन असल ज़िंदगी में लोग हमेशा ऐसे क्रम में आगे नहीं बढ़ते हैं। चौथा, इसमें पुरुषों की नैतिकता नैतिक सोच पर ज़्यादा जोर देती है, जबकि करुणा जैसी नैतिकताओं को कम महत्व दिया गया है। तो ये कुछ इसके सीमाएं थीं जो इन्होंने कोहलबर्ग की सिद्धांत की कुछ सीमाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे उदाहरण लेकर के भी समझाए हैं। अगला हम लोग दूसरे सिद्धांत को पढ़ेंगे जो हमारा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और ये मात्र 13 मिनट के वीडियो में आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करिएगा इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।